brought to you by American Pistachios. देश की राजधानी दिल्ली के पड़ोस में दंगा हो रहा है और ये कई इलाकों तक फैला है। पथराव, आगजनी, फायरिंग, हत्या, जिधर देखें उधर जलती हुई गाड़ियां, टूटे हुए कांच, बिखरे हुए पत्थर और दिखेगी नफरत, एक दूसरे को मारने और काटने की नफरत। दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर पड़ने वाले हरियाणा के नूह का ये मंजर है। यहाँ से शुरू हुआ पागलपन बढ़ते बढ़ते दिल्ली के ठीक बगल में पड़ने वाले गुरुग्राम तक पहुँच गया। इतनी भीषण हिंसा हुई कि एक दिन तो प्रेस भी मामले को ढंग से रिपोर्ट नहीं कर पाई। पुलिस वालों पर गोलियां चली, कोई जान बचाने मंदिर में छिपा तो किसी को मस्जिद में घुस के मारा गया। नूह की इस कहानी का एक सिरा है जिस पर अलग से बात की जानी चाहिए ताकि संदर्भ मिले। बड़ी खबर में नूह हिंसा के इसी सिरे को पकड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन है हरियाणा में मचे बवाल का जिम्मेदार। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आप पूरी घटना जाने इससे पहले नक्शे पर नूह को समझ लीजिए। हरियाणा और राजस्थान के कुछ इलाकों को मिलाकर बनता है मेवात रीजन। इस रीजन में नूह भी आता है। यहाँ 80% मुस्लिम आबादी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की आबादी तकरीबन 11 लाख है, जिसमें 80% मुस्लिम है। यहाँ के पिछड़ेपन की बात करें तो आप 1947 से भी तुलना कर सकते हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद से देश तो आगे बढ़ा पर मेवात वहीं ठहर गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2018 की नीति आयोग की रिपोर्ट में नूह की गिनती सबसे पिछड़े ज़िलों में की गई, जहाँ पुरुषों की साक्षरता दर 70% और महिलाओं की सिर्फ 37% है। बीते कुछ सालों से ये इलाका राजनीतिक तौर पर और क्राइम पैटर्न के तौर पर भी लगातार खबरों में आता रहा। अगर आप साइबर क्राइम के पैटर्न को फॉलो करते हैं तो नूह का मेवात का बार बार जिक्र आता है। जिक्र इसलिए भी आता है क्योंकि गौहत्या और गौरक्षा भी इस इलाके के हॉट टॉपिक हैं। यहाँ महापंचायतें भी होती हैं जिसमें दूसरे समुदाय के लिए भड़काऊ बयानबाजी होती है और सबसे अहम ये कि ये सब कुछ प्रशासन और सरकार की नज़र के नीचे हो रहा है। आप नूह या मेवात से आने वाली ये खबरें गूगल, यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं तो आपको संदर्भ मिल जाएगा। इसी नूह में ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकलनी थी। यात्रा 3 साल से आयोजित हो रही है। 31 जुलाई को यात्रा का दिन तय हुआ, पर यात्रा से 2 दिन पहले मोनू मानेसर का एक वीडियो वायरल हुआ। मोनू मानेसर का कच्चा चिट्ठा भी आपको विस्तार से बताएंगे, अभी संक्षिप्त में समझ लीजिए। मोनू खुद को बजरंग दल का सदस्य बताता है, गौरक्षा कहता है। इसी साल 15 फरवरी को हरियाणा के भिवानी में नासिर और जुनैद के जले हुए शव मिले थे। इस हत्याकांड में मोनू मानेसर नामजद है। इसी मोनू मानेसर ने नूह में यात्रा से 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें ये खुद को बजरंग दल का प्रांत गौरक्षा प्रमुख बताता है और कहता है कि वो ब्रिजमंडल यात्रा में अपनी टीम के साथ शामिल होगा और लोगों से अपील करता है कि बढ़ चढ़कर इस धार्मिक यात्रा में शामिल हों। ये मैसेज एक माचिस की तीली की तरह साबित हुआ जो अभी जली नहीं थी। मोनू का मैसेज वायरल हुआ तो मुस्लिम पक्ष ने विरोध करना शुरू कर दिया। नूह के स्थानीय नागरिक बताते हैं कि मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों ने सोशल मीडिया पर मोनू मानेसर के खिलाफ पोस्ट लिखने शुरू कर दिए। अब एक बात पर आप गौर करिए, नूह का माहौल पूरे 2 दिन से मोनू मानेसर और उसके प्रतिरोध में तनावपूर्ण था। हिंसा 31 जुलाई को जाकर शुरू हुई, यानी मनोहर लाल खट्टर सरकार के पास तैयारी का पूरा अवसर था, लेकिन वो उस अवसर पर ध्यान दिए बिना ही बैठे थे। 31 जुलाई की सुबह नल्हड़ से ये यात्रा शुरू होनी थी। यात्रा का आयोजन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, इसके कार्यकर्ता कर रहे थे। नल्हड़ से शुरू होकर यात्रा शहर के अलग अलग मंदिरों से होते हुए श्रृंगार मंदिर तक जानी थी। कार्यक्रम शुरू हो रहा था, मोनू मानेसर नहीं आया था और भाजपा की जिलाध्यक्ष गार्गी कक्कड़ ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक
इस पर दूसरी तरफ के लोगों ने, नूह के जो रहवासी थे, उन्होंने अपनी जीत का ऐलान कर दिया। कहा कि हमारी धमकी के बाद आखिरकार मोनू नहीं आया। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई थी। यात्रा के चलते चलते ये कयास और अफवाहें बरकरार रहीं कि मोनू बीच यात्रा में आ सकता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि वो मोनू मानेसर यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहा था, पर पुलिस ने उसे मानेसर में ही रोक दिया। हालांकि इन खबरों की पुष्टि नहीं हुई। खबरें ये भी आईं कि विश्व हिंदू परिषद के ही कुछ आला अधिकारियों ने मोनू को यात्रा में शामिल होने से मना कर दिया था। अगर ये बात सत्य है तो एक निष्कर्ष ये भी निकाला जा रहा है कि आयोजक और प्रशासन दोनों जानते थे कि मोनू के यात्रा में शामिल होने से माहौल खराब होने की आशंका है। इन सब आशंकाओं के बीच ये ब्रिज यात्रा जब तिरंगा चौक पहुंची तो अफवाह फैल गई कि मोनू मानेसर आ गया। माचिस की तीली में आग लग चुकी थी। इन सब आशंकाओं के बीच बवाल शुरू हो चुका था। यात्रा निकल रही थी और उस कस्बे के रहने वालों ने इस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। फिर तोड़फोड़ हुई और आगजनी शुरू हो गई और थोड़ी देर में पूरा शहर हिंसा की चपेट में आ गया। हिंसा जब शुरू हुई तो यात्रा में शामिल लोगों ने खुद को बचाने के लिए नल्हड़ मंदिर में छिपना मुनासिब समझा। लेकिन मंदिर से निकलने का सकरा रास्ता था। सामने हथियारबंद भीड़। बताया जा रहा है कि इसी दौरान पहाड़ी के ऊपर से भी इस रथ यात्रा में शामिल लोगों के ऊपर फायरिंग की जा रही थी। यानी मंदिर में जो लोग छिपे थे वो फंस चुके थे। यहाँ एक बार फिर खट्टर सरकार पर सवाल खड़े हुए। जिस नाटकीयता के साथ यात्रा पर हमला हुआ, पहाड़ी से फायरिंग हुई, उसका संकेत यही है कि दूसरे पक्ष ने तैयारी की थी और इस तैयारी में हथियारों को भी इकट्ठा किया गया था। ये सब होता रहा और पुलिस की इंटेलिजेंस विंग सोती रही। ऐसी तस्वीरें भी हैं जिसमें यात्रा में शामिल लोगों के पास भी तलवारें और बंदूकें नजर आईं। तो ये सवाल भी पूछा गया कि प्रशासन की कथित अनुमति से निकली यात्रा, जिसके साथ पुलिस खुद भी चल रही थी, उसमें भी क्या ऐसे हथियारों पर गौर किया गया। बवाल बढ़ा तो मनोहर लाल खट्टर सरकार और अनिल विज जो गृह मंत्री, उनसे सवाल पूछे जाने लगे। इस तरह के सवालों की एक लंबी सूची है, पर पहले घटनाक्रम समझ लीजिए। दंगा भड़क चुका था। लोग जान छिपाने के लिए मंदिर में छिपे थे। उसके पहले मोनू मानेसर के आने की अफवाह थी। जब ये सब बातें मीडिया में आई तो हरियाणा के गृह मंत्री ने कहा, मंदिर में 3 से 4 हज़ार लोग फंसे थे। उन्हें रेस्क्यू करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भेजा जा रहा है। फिर आसपास के ज़िलों से अतिरिक्त पुलिस बल पहुंचा। हमलावर भीड़ को तितर बितर किया गया और मंदिर में फंसे लोगों को बचाया गया। अब तक पूरा नूह हिंसा की चपेट में आ चुका था। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को जहां जिसका संख्या बल ज़्यादा मारने को आतुर। इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई, 2 होमगार्ड नीरज और गुरसेव और एक आम नागरिक। 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए। दंगाइयों ने 80 से ज़्यादा गाड़ियों को आग लगा दी। तिरंगा चौक के बाद इन दंगाइयों ने बड़खड़ी इलाके में भी हिंसा की। फायर ब्रिगेड की गाड़ी फूंक दी, गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस चौकी में भीड़ ने घुसकर उत्पात मचाया। इसके अलावा नूह के साइबर थाने में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। साइबर थाने में तैनात सिपाही के मुताबिक करीब 1000 लोगों की स्थानीय भीड़ ने थाने पर हमला किया। थाने के बाहर खड़ी 4 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। एसएचओ की 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। थाने के मेन गेट को तोड़ने की कोशिश की गई, नहीं टूटा तो गेट में बस घुसा दी। हिंसा के दौरान दंगाइयों का मानवीय रूप दिखा। नूह चौक से कुछ दूर पर अलवर हॉस्पिटल है, वहाँ 4 घायल पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा था। दंगाइयों ने अस्पताल के बाहर लगे सीसीटीवी को तोड़ा और फिर अस्पताल पर भी हमला कर दिया। इसके अलावा नूह में एक बेकरी पर भी हमला हुआ। लल्लन टॉप के अभिनव और करमजीत ग्राउंड पर मौजूद थे। सुनिए उन्होंने वहाँ क्या देखा। सर, तकरीबन 3:15 बजे के करीब हमारी दुकान को लूटा गया है। हमारे शटर तोड़ा गया है, जो कि हमारी दुकान बंद थी। दुकान बंद थी तो हम अपने घर चले गए थे। शटर को तोड़ा गया है, अंदर से लूटपाट करी गई है। 7.5 लाख रुपए कैश था, वो ले गए। आप अंदर चल गए, अपने सारी तस्वीर चेक करिए। अंदर दुकान में कुछ नहीं बचा है, एक भी सामान नहीं छोड़ा दंगाइयों ने। ये थोड़ा सा आप ये देखिए, पूरा टफन लगा हुआ था, पूरा टफन को तोड़ा है। एसी, कूलर, 7 फ्रिज हैं, वो सबको डैमेज किया गया। अंदर से कूलर, एसी, कैमरे वैमरे सब तोड़े गए। ये शीशा आपका वो हाँ जी, ये गेट पर शीशा लगा हुआ था। अच्छा, थोड़ा संभल के आइएगा। ये पूरा एकदम तहस नहस कर दिया गया है इसको। ये आपका काउंटर है इसका यहाँ पे? हाँ जी, ये काउंटर है, वो काउंटर है। ये फ्रिज है, ये सामने वाले 2 फ्रिज हैं। अच्छा, ये सारे को तोड़ा गया है, कुछ भी सामान नहीं बचा। आप अंदर चल के देखिए, एसी को तोड़ा गया, अंदर से शीशे भी तोड़ दी। हाँ जी, वहाँ पर ये सामने एसी लगा हुआ है। ये एक तरीके का आपने कैफे बना रखा था जी,
तो आप दुकान कितने बजे आपने बंद कर दी थी? दुकान तो हमने सर 2 बजे बंद कर दी थी। 2 बजे क्या, और भी जल्दी कर दी थी। जैसे दंगा स्टार्ट हुआ था यहाँ पर तकरीबन 1:30 बजे के करीब, तो हम दुकान बंद करके चले गए थे यहाँ से। दंगा शांत होने के बाद, जब दंगा शांत हो गया तो उसके बाद हमारी दुकान को टारगेट किया गया था। उसके बाद हुआ? आज उसके बाद हुआ ये। अच्छा। नूह से फैली हिंसा की चपेट में फिर गुरुग्राम भी आ गया। 31 जुलाई और 1 अगस्त की दरमियानी रात गुरुग्राम के सेक्टर 57 में भीड़ ने एक मस्जिद को आग लगा दी। पुलिस का कहना है कि इस पर 70-80 लोगों की भीड़ ने हमला किया। सिर्फ आग नहीं लगाई, फायरिंग भी हुई। इसमें मस्जिद की नायाब इमाम की मौत हुई, जबकि एक और शख्स घायल हो गया। बताया जा रहा है कि जिस मस्जिद में आग लगाई गई वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी और वहाँ निर्माण चल रहा था, पर वहाँ नियमित रूप से लोग नमाज अदा करने भी जाते थे। सेक्टर 57 की मस्जिद के अलावा सोना में भी हिंसा हुई, दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी। नूह में दंगाइयों ने न वर्दी की कद्र की, न मानवता की। कई पुलिसकर्मी घायल हुए, पर सवालों के घेरे में प्रशासन और पुलिस ही है। ब्रिजमंडल यात्रा की इजाज़त पहले से ली गई थी। मोनू मानेसर का वीडियो आ गया था। मोनू मानेसर के विरोध में भी वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे थे। शहर में माहौल तनावपूर्ण था, यानी हिंसा की आशंका थी। तो पर्याप्त पुलिस बल क्यों नहीं तैनात किया गया? प्रिवेंटिव अरेस्ट क्यों नहीं हुए? लोकल इंटेलिजेंस की तरफ से क्या कोई इनपुट नहीं था? यात्रा का रूट दुरुस्त रहे, वहाँ पर कहीं भी इस तरीके की आशंका हिंसा की हो तो प्लान बी क्या हो? इन सब को लेकर क्या इंतजाम थे? राज्य के गृह मंत्री अनिल विज का दावा है कि पुलिस फोर्स पर्याप्त तैनात थी। तो ये बताया जाए कि फिर हिंसा इतने बड़े स्तर पर क्यों होने दी गई? इन सवालों के जवाब हैं जो अभी तक नहीं मिले हैं, पर बात कुछ और चल रही है। जांच से पहले ही कहा जा रहा है कि मोनू मानेसर का इस बवाल से लेना देना नहीं है। देखिए, मोनू मानेसर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो विश्व हिंदू परिषद की बजरंग दल की जो कलश यात्रा हर साल निकलती है और बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में वो यात्रा निकल रही थी। ये कहना था अनिल विज का, लेकिन आप उन्हीं के पुलिस अधिकारी को सुन लीजिए जो हिंसा और मोनू मानेसर को लेकर क्या कह रहे हैं। मोनू मानेसर आप बता रहे हैं, उनका नाम जो भरतपुर एरिया के अंदर जुनैद और नासिर हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड में उनका नाम आया था। राजस्थान पुलिस उससे रिलेटेड जांच कर रही है। उनके अधिकारी हर पहलू से जांच कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे आरोपी उस मामले में अरेस्ट भी किए हैं और उनकी अभी भी जांच कंटिन्यूअस है। उनके रोल, उसकी क्या डिटेल्स हैं, उसके बारे में तो आपको भरतपुर पुलिस के अधिकारियों से पता चलेगी। जहां तक उनके यहाँ आने की वजह से और सोशल मीडिया पे आपस में जो तलक टिप्पणियां हुई थी, उसकी वजह से हालात यहाँ पे कुछ लोगों में खराब हुआ है। शुरुआत में कुछ उनके जो सपोर्टर इस रैली में देखे गए थे और कुछ लोग यहाँ के लोकल थे जिनका आपस में छोटी झड़प हुई है, लेकिन उसके बारे में अफवाहें इतनी ज्यादा फैल गई कि वो उसने बड़ा स्वरूप ले लिया। इतना ही नहीं, मोनू का एक और वीडियो आया जिसमें लिखा था जब कह दिया तो आना ही है। मोनू एक अकेला नाम हो सकता है, लेकिन वो एक पूरे तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे सामने एक और वीडियो है जिसमें यात्रा से पहले ललकारा जा रहा है। ये बताया नहीं और ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे। अभी हम पाली हैं और निकलेंगे धौस से। फूल माला तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो अब हमारे सामने दो तरह के तथ्य हैं। एक कि तनाव की शुरुआत होती है मोनू मानेसर के वीडियो से, और दूसरा ये तनाव दंगे में बदलता है जब यात्रा पर हमला होता है। हरियाणा की पुलिस से ये उम्मीद की जाए क्या कि वो निष्पक्ष होकर जो भी जिम्मेदार है उसको सख्त सज़ा दिलवाएं। इस पर हमें और आपको निगहबानी की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे प्रसंग और जगहों से भी आ रहे हैं, उन पर हम बात करेंगे। लेकिन मोनू मानेसर का बार बार जिक्र आ रहा है, तो इस व्यक्ति की कुंडली भी बाँच ली जाए। मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर हरियाणा के बजरंग दल का सदस्य है। साल 2011 में वो बजरंग दल से जुड़ा था। उसने मानेसर के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा किया है। वो हरियाणा सरकार की गौरक्षक टास्क फोर्स का जाना पहचाना चेहरा भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोनू और उसका नेटवर्क साल 2017 से एक्टिव है। उसके मुखबिरों का नेटवर्क हरियाणा के पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, रेवाड़ी, नूह, पलवल और झज्जर समेत कई शहरों में फैला है, जहाँ उसकी टीम और बजरंग दल के लोग हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर काम करते हैं। मोनू सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है। अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। फेसबुक पर करीब 83,000 और यूट्यूब पर 2 लाख लोग उसे फॉलो करते हैं।
वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर कथित गौ तस्करों का पीछा करने की वीडियो अपलोड करता है। इसमें वो कई बार जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं लिखकर शेयर करता है। वो ट्रकों पर ऊपर चढ़कर फोटो खिंचवाता है, फिर उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। उसके मुताबिक ये ट्रक गौ तस्करी में शामिल होते हैं। नेशनल हाईवे पर पूरे ट्रैफिक के बीच जिस तरह मोनू और उसके लोग ट्रक को चेज करते हैं, बीच ट्रैफिक में गोलियां चलाते हैं, ये सब सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो में नजर आता रहता है। लेकिन मोनू पर जो आरोप लगे हैं उनका कथित गौरक्षा से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। पहला मामला, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मोनू और उसकी टीम ने 28 जनवरी को तावड़ू में गौ तस्करी के शक में एक 22 साल के युवक को पकड़ा था जिसका नाम वारिस था। मोनू के सोशल मीडिया अकाउंट पर इसका वीडियो भी डाला गया। वारिस के घर वालों ने कहा कि मोनू ने उसकी पिटाई की जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। घर वालों का आरोप, वीडियो में मोनू वारिस और उसके साथियों से पूछताछ करता नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस ने कहा कि वारिस की मौत एक्सीडेंट में हुई। वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, इस दौरान उसकी गाड़ी एक टेम्पो से टकरा गई। ये पुलिस का वर्जन। दूसरा मामला, इसी साल 15 फरवरी को राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले नासिर और जुनैद की हत्या कर दी जाती है। उनका शव गाड़ी में जला मिलता है। आरोप लगे कि उनका अपहरण करके हत्या की गई और इसमें मोनू मानेसर भी शामिल है। इन आरोपों का खंडन खूब हुआ, लेकिन राजस्थान पुलिस ने जब मामले की चार्जशीट बनाई तो मोनू मानेसर को भी आरोपी बनाया गया। मानेसर तब से फरार था। वो एक बार फिर खबरों में आया तो हरियाणा का नूह अभी जल रहा है। नूह में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग क्या मोनू को इस बवाल की वजह मानते हैं? सुनिए। स्कॉर्पियो बहुत इतनी स्पीड पे आ रही थी, कभी उधर उसने एक बच्चे को टक्कर मार दी। उसको ऊपर देखो, माहौल गर्म था। मेन मुद्दा था मोनू मानेसर। मोनू मानेसर चैलेंज दे कर आ रहा था। देखो जी, मोनू मानेसर ने पहले भी यहाँ के 3 लोगों को, आपको सबको पता है, उसके बारे में जिंदा जला दिया था। उसकी वजह से कुछ तनाव में, पब्लिक तनाव में थी। बस एकदम कंफर्म हो गया, पता लगे मोनू मानेसर था या नहीं था। देखो, हमें तो इसके बारे में कुछ पता नहीं। मोनू मानेसर में बस पब्लिक यूं की यूं ही भाग चली। मोनू मानेसर के आने की सूचना थी सर। तो इधर से पब्लिक आई अपने इधर से, और कुछ लोग इकट्ठे होने लगे। जैसे गाड़ी आई अपने RSS या बजरंग दल वालों की, वो इधर चली गई सर। उन्होंने डीजे वगैरह बजाते हुए इधर से गए हुए सर। तो पब्लिक का पहले ही इनके मोनू मानेसर के खिलाफ वैसे ही रोष था। ऐसी एक घटना दिल्ली में हुई थी। शनिवार 29 जुलाई, जगह नांगलोई। मुहर्रम का ताजिया जा रहा था। झड़प हुई और भीड़ पुलिस से भिड़ गई। पुलिस पर पत्थर फेंके गए। इस बलवे में कुल 12 पुलिसकर्मी घायल हुए। मामले में 3 FIR दर्ज की गई। FIR के मुताबिक SHO प्रभुदयाल ने बताया कि आरोपियों के पास चाकू, तलवारें, लोहे की छड़ें और लाठियां थीं। वो ताजिए के जुलूस में शामिल थे। ये 7000 से ज़्यादा लोग थे, जिनमें से कुछ लोगों ने ये बलवा किया। शाम 5 बजे के आसपास ये ताजिया सूरजमल स्टेडियम पहुंचा और अंदर न जाने देने पर धक्का मुक्की करने लगा और इसके बाद हिंसा और पथराव शुरू कर दिया। गाड़ियों को तोड़ा गया। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि झड़प के बाद बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। एक और घटना है उत्तर प्रदेश के बरेली की। रविवार 30 जुलाई को जिले के चक महमूद और जोगी नवादा इलाके में 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। कैसे? कांवड़ियों का रूट तय था कि अमुक रास्ते से जुलूस निकलेगा। उन्होंने रूट बदला, जिद की कि वो इसी रास्ते से डीजे बजाकर निकलेंगे जहां मुस्लिम आबादी हो। मुस्लिम समुदाय ने कांवड़ियों के नए रूट का विरोध किया। फिर दोनों तरफ से जमकर नारेबाजी होने लगी। इलाके में तनाव बढ़ गया। DM, SSP समेत 5 थानों की पुलिस, PAC और RAF की फोर्स मौके पर पहुंची। कई घंटों तक समझाने का प्रयास किया गया कांवड़ियों को, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। उल्टा डीजे बजाकर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन को उग्र होता देख पुलिस ने कांवड़ियों पर लाठीचार्ज किया। भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। यानी दोनों जगहों पर भीड़ की जिद थी। वहाँ पर ताजिया निकालने वालों की और यहाँ कांवड़ियों की कि रूट बदलो, उस रूट से निकलेंगे जहां कलेश की शंका हो। आप हिंसा के पैटर्न पर गौर करिए, किस तरह सुनियोजित ढंग से माहौल तैयार हो रहा है। छोटी बातें बड़े विवाद में तब्दील हो रही हैं। हम आप 2 दिन में इस खबर से आगे बढ़ जाएंगे, पर उन पुलिस वालों के परिजनों के बारे में सोचिए जिन्हें सिर्फ इसलिए मार डाला गया कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उन बेगुनाह लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें भीड़ ने क्यों मार डाला। भीड़ को भी पता ना हो या सिर्फ एक पता हो कि वो दूसरे संप्रदाय का है और इसलिए उनकी नफरत का हिस्सेदार है। अगर ये सवाल आपको चिंतित नहीं करते हैं तो मुझे देश की चिंता होगी। लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षित रहे और किसी भी समुदाय का हो, किसी भी तर्क के साथ आए, ये हिम्मत ना हो कि वो अपने आग्रहों के लिए इससे खिलवाड़ करे। पर बड़ी खबर यहाँ समाप्त नहीं होती है, क्योंकि अब हम सड़क से संसद का रुख करेंगे और बात करेंगे दिल्ली अध्यादेश की। केंद्र सरकार दिल्ली में ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ा अध्यादेश लेकर आई थी। हम सब जानते हैं कि अध्यादेश या ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है
जब संसद नहीं चल रही होती है फौरी तौर पर कानून पर 6 महीने के भीतर उसे संसद में एक बिल की शक्ल में पेश करना होता है ताकि वो कानून बन सके। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक विधेयक सदन में आज पेश कर दिया। इसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023। ललन टॉप शो में हम तफसील से इसके बारे में आपको बता चुके हैं। क्विक रिकैप करा देते हैं। दर्शक जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि दिल्ली सरकार के पास उनके अधीन सिविल सर्वेंट्स की ट्रांसफर पोस्टिंग का हक होगा। सादी भाषा में अब दिल्ली में कलेक्टर से लेकर सचिव तक तैनाती और तबादला अरविंद केजरीवाल सरकार कर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार 8 दिन बाद यानी 19 मई को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश लेकर आई। अध्यादेश का नियम कि 6 महीने के भीतर उसे कानून में तब्दील किया जाए जैसा बताया, वरना लैप्स हो सकता है। पर माजरा इतना नहीं है। अध्यादेश ने मोदी सरकार और विपक्षी दलों के बीच 2024 को लेकर गोलबंदी की एक नई रेस शुरू की। एक तरफ नीतीश कुमार घूम घूम कर विपक्षी दलों का समर्थन जुटा रहे थे, दूसरी तरफ केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ बाकी विपक्षी पार्टियों से समर्थन मांग रहे थे। अलग अलग उद्देश्य, साझे प्रयास, विपक्षी पार्टियों का फिर महागठबंधन हुआ और इंडिया की पटकथा लिखी गई। और इस महागठबंधन का पहला टारगेट दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ अंक गणित साधना। आज संसद में क्या हुआ उस पर आएंगे, पर उससे पहले अध्यादेश से जुड़ा एक और बिंदु समझ लें। अध्यादेश और बिल में अंतर क्या है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 3 बदलाव हैं। एक क्लॉज जोड़ा गया है और 2 हटाए गए हैं। पहला, अध्यादेश की धारा 3A बिल में नहीं है। क्या कहता है ये सेक्शन कि दिल्ली सरकार को सर्विस से संबंधित किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। इसी तरह धारा 45I और धारा 45J के तहत एक खंड को हटाया गया है। इन प्रावधानों के तहत 3 सदस्यों वाली राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण यानी NCCSA को केंद्र और दिल्ली सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी जिसमें इसके कदमों, प्रस्तावों और उपायों का विवरण शामिल होना था। ये सब हटाया गया। जोड़ा क्या गया, ये तीसरे बिंदु में समझिए। सेक्शन 45D में एक अतिरिक्त भाग जोड़ा गया। इसके तहत किसी भी वैधानिक बॉडी का गठन करने और उसके सदस्यों को नियुक्त करने के अधिकारों को बांट दिया गया। पहले इसका गठन और सदस्यों की नियुक्ति एक ही प्रावधान के अंतर्गत थी। जो विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया वो उपराज्यपाल को अपने विवेक से काम करने का पूर्ण अधिकार देता है। सीधे कहें तो अंतिम फैसले का हक राजनिवास का होगा, केंद्र के प्रतिनिधि का होगा। अब संसद पर आते हैं। मानसून सत्र का 10वां दिन रवायतन लोकसभा कार्रवाई प्रश्नकाल से शुरू हुई। 10 मिनट में विपक्ष ने नारेबाजी शुरू की। मांग वही, मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में बयान दें। मुश्किल 18 मिनट सदन चला। फिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसे दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। 2 बजे सभा फिर बैठी। अमित शाह की ओर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिल्ली वाला बिल लोकसभा में पेश किया। सदन डिवीजन या चर्चा को खुले इससे पहले संक्षिप्त में कुछ सदस्यों ने बिल के प्रति अपना रुख बताया। अधीर रंजन चौधरी, असदुद्दीन ओवैसी, शशि थरूर वगैरह बोलने के लिए खड़े हुए। विधेयक पर बहस पूरी जाननी हो तो आपको हमारा शो संसद में आज देखना होगा। हम बस एक झलकी दे रहे हैं। विपक्ष के मोटे तौर पर 3 तर्क। बिल का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर दिल्ली सरकार की ताकत को कम करना। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार की कार्य पद्धति में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है। और तीसरा तर्क, ये भारत के संघीय ढांचे पर हमला है। सरकार कुछ जवाब दे या कहे इससे पहले ही 2:28 पर कुछ विपक्षी सांसद वेल में आ गए और तख्तियां लहराते हुए नारेबाजी करने लगे। सदन 3 बजे तक के लिए स्थगित। 3 बजे जो कार्रवाई शुरू हुई वो 55 मिनट चली। इसके बाद फिर से स्थगित कर दिया गया। यानी दिल्ली विधेयक पर कोई चर्चा नहीं, वोटिंग नहीं। आज सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा संविधान संसद को दिल्ली के लिए कानून बनाने की इजाजत देता है। आम आदमी पार्टी ने विधेयक को संसद में अब तक पेश किया गया सबसे अलोकतांत्रिक कागज बताया और दावा किया कि ये लोकशाही को बाबूशाही से बदल देगा। अभी बिल लोकसभा में आया, यहाँ मुकाबला डेड है। बिल की असली परीक्षा है राज्यसभा में और उस फिल्म का ट्रेलर भी आ गया क्योंकि नवीन पटनायक की बीजू जनता दल ने बिल के समर्थन का ऐलान कर दिया। यानी खेल अभी राज्यसभा में जारी है। आज का ललन टॉप शो यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। Parts of India, including the capital New Delhi, are seeing extensive flooding from heavy rains. Floods in northern India are threatening lives and livelihoods. About 100 people have died after record monsoon rains in India this week. अल्लाह आपकी एक दुआ कबूल करेगा। क्या दुआ मांगोगे? अल्लाह करे पाने थे एक सुख दो मुझे। महिलाओं को सुबह से शाम तक और कुछ चिंता हो ना हो, लेकिन पानी की सबसे पहले चिंता है कि घर में पानी लाना है। नीम 4 गेड़ा 5 गेड़ा 6 गेड़ा करे जाओ। 80 साल की माँ 9 साल की है, ये मटका भर चल रही है। खारो पानी घी भिगोदा पी।
नीचे फ्रैकिंग हो रही है, बड़े हाई लेवल के केमिकल्स डालते हैं। दांत एकदम ब्राउन हुए हैं लोगों को उस पानी की वजह से। कमाने वाला 1 और पानी पीने वाले 10। ये तो मजबूरी में काम कर रहे हैं और पानी आसपास में नजदीक में कहीं नहीं। पढ़ना चाहती थी? पढ़ना बहुत चाहती थी। अच्छा, स्कूल छोड़ दी पानी से। ये सब जो बाहर उठाने से तो उसका बच्चा गिर गया। इसके बाप ने इसको सिखाया क्या पानी नहीं ला सकते? जन घर के सो आनंद हो।